हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2024 द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अगर आप लोग बाल विकास की वीडियो नहीं देखे हैं 2016 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन पेपर को, तो आप जाके प्लेलिस्ट पर बाल विकास की सारी वीडियो देखकर और एग्जाम देने जाइए, देखिए क्या फायदा होता है। तो आगे हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के 2024 का प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पहला क्वेश्चन है इसमें, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो क्या क्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है B.F. स्किनर का, दूसरा है रायबर्न का, क्लार्क का, रिस्क का। तो इसका सही आंसर है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह कथन जो है B.F. स्किनर का है। प्रश्न संख्या है दूसरा, शिक्षा का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो शिक्षा का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। यह कथन किसका है? ब्रूनर का, हर्बर्ट का, फ्रोवेल का, B.S. ब्लूम का। तो इसका सही आंसर है, यह कथन ब्रूनर का है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन है शिक्षण के नियोजन के लिए, शिक्षण की व्यवस्था के लिए, शिक्षण के मूल्यांकन के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अधिगम जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? ये सभी के लिए, नियोजन करने के लिए भी, व्यवस्था करने के लिए और मूल्यांकन करने के, तीनों के लिए भी करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। किसको समझ जाते हैं? संकल्पना को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भाव को, उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी को। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो किसके समय से चली आने वाली प्राचीन पद्धति है? ऑप्शन है सुकरात के समय से, जॉन डीवी के समय से, रूसो के समय से, स्मिथ के समय से। तो इसका सही आंसर है सुकरात के समय से चली आने वाली प्राचीन पद्धति है। प्रश्न कौशल के घटक है। तो प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं? प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? कोहलर ने, गेट्स ने, पावलोव ने, ब्रूनर ने। तो इसका सही आंसर है गेट्स ने दी है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। कैसा प्रारूप होता है संप्रेषण का? शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों, लिखित संप्रेषण। तो इसका सही आंसर है कक्षा में संप्रेषण यानी हम बातचीत किसके माध्यम से करते हैं? शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों के माध्यम से। शाब्दिक का मतलब हो गया हम बोलकर किसी चीज को बता दें। अशाब्दिक का मतलब होता है जो है कक्षा में संप्रेषण करें कि हम उन्हें हाथ से या फिर किसी भी तरह से उन्हें मतलब बिना बोले उन्हें बताएं, वही है अशाब्दिक संप्रेषण। प्रश्न संख्या है 9, ज्ञात से अज्ञात की सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? स्पेंसर ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने, जॉन डीवी ने। तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट ने। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? प्रो राय की, रेमंड की, प्लेटो की, PNR की। तो इसका सही आंसर है प्रो राय का। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो किस संस्था ने किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने, JNU ने, फोर्ट विलियम कॉलेज ने, NCERT ने। तो इसका सही आंसर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कौशल के रूप में सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया था। जब छात्र टॉक्स और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षण प्रयोग करता है। तो जब जो छात्र होता है जब चॉक यानी टॉक्स यानी बोलकर और चौक यानी लिखकर समझ नहीं पाता है तो शिक्षक किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन है शिक्षण विधि का,
और सहायक सामग्री का श्यामपट्ट का मौखिक कार्य का, तो इसका सही आंसर है सहायक सामग्री का प्रयोग करता है और उन्हें आसानी से समझाता है। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है रूसो ने, किलपैट्रिक ने, फ्रोवेल ने, मोंटेसरी ने। तो क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम रूसो ने किया था। शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार, कभी कभी। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जो है कक्षा में आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। प्रश्न संख्या है 15। रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? ऑप्शन है ड्रेवर का, क्रो का, बी एस ब्लूम का, हर्बर्ट का। तो इसका सही आंसर है क्रो एवं क्रो का है। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं और 15 क्वेश्चन अति लघु प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न भी 1 अंक का होता है और अति लघु उत्तरीय भी 1 अंक का होता है। अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? तो अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? उत्तर है वह संप्रेषण जिसमें शब्दों या भाषाओं का प्रयोग किया बिना केवल संकेतों, हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं तथा चेहरे के भाव द्वारा विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। सरल भाषा में कहें, हम बिना भाषा का प्रयोग किए जिस ऐसा संप्रेषण जिसमें हम कि बिना किसी भाषा का प्रयोग किए बिना हम संकेतों के माध्यम से, चेहरे की हाव भाव के माध्यम से, शारीरिक मुद्रा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही है अशाब्दिक संप्रेषण। प्रश्न संख्या है 17। लघु क्षेत्रीय पर्यटन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है छात्रों को वास्तविक अनुभव द्वारा सिखाने के लिए आसपास के स्थानीय स्थानों जैसे स्थानीय बैंक, डाकघर, ऐतिहासिक इमारत, पार्क या संग्रहालय का भ्रमण कराना लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। लघु क्षेत्रीय पर्यटन मतलब होता है छोटा पर्यटन, जैसे हम आसपास की यानी कोई पास मिलेगा किसी बाग बगीचे में या फिर पार्क में, उन्हें बताएं उसके बारे में उनका भ्रमण करवाएं, यानी उसको देखने को मिले, यानी खुद देख कर सीखे, वही है हमें लघु क्षेत्रीय पर्यटन। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं बालक की रुचि, क्षमता एवं मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण प्रवृत्तियों की स्वतंत्रता तथा व्यवहारिक एवं अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा वह है जो बालक के मन से, जो बालक चाहता है, बालक अगर चाहता है कि खेल हो तो वो खेल खिलाए, बालक अगर चाहता है कि हमें ये आज पढ़ना है तो हम उसके ही माध्यम से पढ़ना हम पढ़ाएं, वही है बाल केंद्रित शिक्षा। दृष्टांत कौशल क्या है? उत्तर है कठिन या अमूर्त प्रत्ययों को सरल, सुबोध और स्पष्ट बनाने के लिए जब शिक्षक उदाहरणों, चित्र, मानचित्रावली, मॉडल या कथाओं का प्रयोग करता है तो उसे ही दृष्टांत कौशल कहते हैं। श्यामपट्ट कौशल के घटकों के नाम लिखना है। श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख घटक है, पहला है अक्षर स्पष्ट एवं सुंदर होनी चाहिए, दूसरा है शब्दों व पंक्तियों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए, तीसरा है प्रासंगिकता एवं संक्षिप्तता होनी चाहिए, चौथा है श्यामपट्ट स्वच्छता यानी श्यामपट्ट पे स्वच्छता होनी चाहिए, पांचवा है मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए, जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम रेखांकित करते हुए चले, वही है श्यामपट्ट कौशल के घटक। अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ लिखिए। उत्तर है अपेक्षित का अर्थ है जिसकी आशा की गई है और अधिगम का अर्थ है सीखना तथा स्तर का अर्थ है निश्चित सीमा, अर्थात किसी विशिष्ट कक्षा आयु के बालक द्वारा ज्ञान एवं कौशल की एक निश्चित सीमा प्राप्त करना जिसकी अपेक्षा की जाती है, वही है मेरा अपेक्षित अधिगम स्तर। प्रश्न संख्या है 22। मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए।
मिनी टूल किट के मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर गणित व विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोग होने वाले उपकरण होते हैं, जैसे कैंची, गोंद, पैमाना, चांदा, मैग्नीफाइंग ग्लास, चिमटी, टेप आदि। प्रश्न संख्या है 23। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? उत्तर है पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी आदि। दूसरा है ऋणात्मक यानी नकारात्मक पुनर्बलन, जैसे डांट, दंड, उपेक्षा आदि। प्रश्न संख्या है 24। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा सूत्र क्या है? फ्रोवेल ने सरल से जटिल की ओर एवं करके सीखने द्वारा, खेल के द्वारा सीखने के सिद्धांत के रूप में विशेष बल दिया है। क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रियात्मक परक शिक्षण करके सीखने तथा छात्र सहभागिता एवं स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या है 26। किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों के नाम बताइए। तो पहला है खेल विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि। दूसरा है बाल केंद्रित सहभागी शिक्षण विधि। प्रश्न संख्या 27। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? टीएलएम सामग्री कम लागत या बिना लागत की होने वाली, बालकों के मानसिक स्तर व आयु के अनुकूल होनी चाहिए, आकर्षक एवं विषयानुकूल होनी चाहिए। प्रश्न संख्या है 28। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य उस सरलीकृत शिक्षण अभ्यास से है जो कम समय, कम छात्रों तथा एक ही कौशल पर केंद्रित होता है। प्रश्न संख्या है 29। शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्यतः किन 3 पक्षों में बांटा गया है? उत्तर है बी.एस. ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्षों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष या मनोक्रियात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या है 30। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं एकरूपता लाना। दूसरा है अधिगम में आए विछड़ेपन को दूर कर 100% अधिगम संप्राप्ति सुनिश्चित करना। अब आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 अंक के होते हैं। पहला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के मुख्यतः 6 सोपान है। पहला है पाठ योजना निर्माण करना, जिसे प्लानिंग कहते हैं। फिर दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे टीचिंग में किया जाता है, और प्रतिपुष्टि फीडबैक, जिसे पुनः पाठ योजना बनाना। फिर 5वां है पुनः शिक्षण। फिर 6ठा है पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। प्रश्न संख्या है 32। श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? श्रव्य दृश्य सामग्री निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होनी चाहिए। पहला है प्रासंगिक एवं स्पष्ट, शिक्षण विषय एवं उद्देश्य की पूरी तरह अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा है आकर्षक एवं रोचक, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने वाली हो। तीसरा है स्तरानुकूल, छात्रों की आयु, कक्षा तथा मानसिक स्तर के अनुरूप हो। चौथा है कम खर्चीली एवं सुरक्षित, निर्माण व प्रयोग में सुलभ तथा टिकाऊ हो। प्रश्न संख्या है 33। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। उत्तर है शैक्षिक दूरदर्शन यानी ईटीवी कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है योजना तथा पटकथा लेखन। इसके अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा विषय वस्तु की योजना बनाना। फिर दूसरा है उत्पादन एवं प्रसारण, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, संपादन तथा निर्धारित समय पर प्रसारण करना। तीसरा है अनुवर्तन तथा मूल्यांकन, प्रसारण के पश्चात छात्रों की समझ का आकलन करना एवं शंका निवारण करना। प्रश्न संख्या है 34। निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है निदानात्मक शिक्षण छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। इसके प्रमुख साधन है, पहला है निदानात्मक परीक्षा, विशेष रूप से निर्मित प्रश्न पत्र। दूसरा है निरीक्षण
व अवलोकन विधि, कक्षा में छात्र के व्यवहार का अवलोकन करना। तीसरा है संचयी अभिलेख पत्र, छात्र के पूर्व शैक्षणिक रिकॉर्ड का अध्ययन करना। चौथा है साक्षात्कार एवं प्रश्नोत्तरी, छात्र तथा अभिभावकों से प्रत्यक्ष बातचीत करना। प्रश्न संख्या है 35, किसी एक शिक्षण प्रावधि को विस्तार से समझाइए। उत्तर है प्रश्नोत्तर प्रावधि। तो किसी एक शिक्षण प्रविधि का नाम पूछा था तो यहाँ पे दिया है प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात माने जाते हैं। इस प्रविधि में जो है शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों को चिंतन एवं विचार करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि को प्राचीन पद्धति भी कही जाती है। और इसके महत्व एवं लाभ, छात्रों में जिज्ञासा, तार्किकता एवं विचार शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र कक्षा में सक्रिय रहते हैं और ध्यान केंद्रित बना रहता है। तीसरा है शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं समझ की सीमा का ज्ञान होता है। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? इसमें प्रयुक्त होने वाली विधियों को समझाइए। उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई छात्रों की अधिगम त्रुटियों एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिए जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। प्रयुक्त विधियां, व्यक्तिगत शिक्षण, पिछड़े बालकों को अलग से समझाकर समय देकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना। दूसरा है समूह शिक्षण, समान प्रकार की कठिनाइयों वाले छात्रों को समूह बनाकर पुनः शिक्षण कराना। और तीसरा है अभ्यास का, त्रुटियों वाले विषयों को पर अधिक से अधिक अभ्यास कराना। प्रश्न संख्या है 37, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्षा कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। छात्र सहभागिता कौशल वह शिक्षण कौशल जिसमें शिक्षक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। आवश्यकता एवं महत्व, इससे अधिगम स्थायी और प्रभावशाली होता है। दूसरा है बालकों में झिझक, डर और हीन भावना समाप्त होती है। तीसरा है बालकों में सामाजिकता, सहयोग एवं आत्मविश्वास का विकास होता है। प्रश्न संख्या है 38, संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है? संक्षेप में बताइए। उत्तर है संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित है। पहला है प्रेषक जो संदेश भेजने वाला होता है जैसे शिक्षक। दूसरा है संदेश जिसे मैसेज कहते हैं जो विचार, ज्ञान या सूचना भेजी जानी है। फिर तीसरा है माध्यम जिस माध्यम से संदेश भेजा जाता है जैसे मौखिक, लिखित, दृश्य, श्रव्य। चौथा है ग्राही, संदेश ग्रहण करने वाला जैसे छात्र। पांचवा है प्रतिपुष्टि, संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया ही प्रतिपुष्टि कहलाती है। प्रश्न संख्या है 39, शिक्षा अधिगम सामग्री के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे हम संक्षिप्त में टीएलएम कहते हैं। टीएलएम का फुल नाम होता है टीचर लर्निंग मटेरियल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शिक्षा अधिगम सामग्री। तो इसे रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियां हैं, इसे बताना है। तो पहला है उचित स्थान पर भंडारण, सामग्री को धूल, नमी, धूप और कीड़ों से सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा है वर्गीकरण एवं लेबलिंग, सामग्री को विषयवार व कक्षावार अलमारी में व्यवस्थित रखना चाहिए। तीसरा है समय समय पर मरम्मत, क्षतिग्रस्त सामग्री की तुरंत मरम्मत करानी चाहिए। सुरक्षित प्रयोग, प्रयोग के बाद सामग्री को यथावस्थान साफ करके सुरक्षित रखना चाहिए। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है शिक्षा सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। यानी 2024 के प्रश्न पत्र का आखिरी क्वेश्चन है शिक्षा अधिगम के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है शिक्षा सिद्धांतों के मुख्य आधार निम्नलिखित है। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, बालकों की रुचि, व्यक्ति विभिन्नता, क्षमता एवं बाल विकास की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षण। दूसरा है दार्शनिक आधार, शिक्षा के उद्देश्य, जीवन मूल्यों तथा समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा तैयार करना। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार, समाज की जरूरतों, लोक संस्कृति तथा नागरिक गुणों का विकास करने पर बल देते हैं। तो इस वीडियो को यही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 2023 के प्रश्न।